Hello everyone, welcome to our PD and this is Shabhya. So this video is for all the ones who are preparing for the CBT of Coal India. Now you see, जब भी आप किसी एग्जामिनेशन को टारगेट करते हैं you need to go through the PYQs कि कौन से इंपॉर्टेंट टॉपिक्स हैं जहाँ से रिपीटेडली क्वेश्चंस पूछे जाते हैं. When I went through the PYQs of yours, I saw like for years 2017, 20, 22. और मैंने देखा कि अगर मैं 25 नंबर आपके इंग्लिश के आने वाले हैं विच इज़ अ वेरी गुड वेटेज. पेपर 1 आपका 100 मार्क्स का है जिसमें 25 मार्क्स की वेटेज है इंग्लिश की. उसमें भी पेपर 1 में अगर हम इंग्लिश की वेटेज को देखते हैं, लेवल इजी टू मॉडरेट है, ज़्यादा डिफिकल्ट नहीं है. डोमेन्स रिपीट हो रहे हैं बार बार, मतलब अगर आरसी आ रहा था 2017 में तो 2022 में भी आ रहा है. अगर वोकैबुलरी आ रही थी तो अभी भी कॉन्टिन्यूड है, जम्बल्ड आ रहे हैं. तो उसी तरह से डिवीजन पे चलते हैं. 25 मार्क्स है टोटल, जिसमें से आप बता सकते हैं कि 12 एवरेज बता रही हूँ मैं आपको. इट इज़ 12.5 या मैं 13-12 को ऐसे स्प्लिट कर लो आप इसमें. सो इट इज़ कि आपको 12-13 नंबर की आपकी पार्ट्स ऑफ स्पीच है जिसमें आपका ग्रामर, बेसिक ग्रामर सारा इंक्लूडेड है. फिल इन द ब्लैंक्स भी उसी से पूछा जाता है. आपका स्पॉटिंग एरर हो गया या चूज अ सेंटेंस की करेक्ट सेंटेंस स्ट्रक्चर कौन सा है, तो उस तरह के क्वेश्चंस हैं. बाकी जो आपके मार्क्स हैं वो हैं 5 नंबर की आरसीज हैं. 5 नंबर के पास वोकैबुलरी है जिसमें सिनोनिम है, इंटोनिम है, वन वर्ड है, देन इट इज़ योर फ्रेजेस हैं. स्पेलिंग्स भी उसमें मैं इंक्लूड कर लेती हूँ. और आपके जम्बल्ड भी आ रहे हैं, तो विच इज़ अ गुड पोर्शन. और प्रैक्टिस अभी से स्टार्ट कर लो क्योंकि बहुत ईजी लेवल है और मार्क्स स्कोरिंग भी बहुत अच्छा टॉपिक है. बस थोड़े से कंसेप्ट क्लैरिटी करनी है. So in today's class, I am going to teach you one very important topic जो कि है preposition, and I'll be going with a very basic ताकि आपको ये concept, आपका topic बिल्कुल ready हो जाए. And you can check the PYQs also. बहुत ज़्यादा questions हैं जो prepositions में से ही पूछे गए हैं. Now if I start with the lecture, first understand जो parts of speech मैंने word बोला था, what do I mean by parts of speech? Speech is when you speak, right? और जब हम बोलते हैं ग्रामर में मल्टीपल पार्ट्स आते हैं. मैं किसी का नाम लेती हूँ कई बार, जैसे इफ आई सी समवन, राधा इज स्टडिंग इन द क्लास. राधा एक पर्सन का नाम है, नाउन आ जाता है. इज वर्ब आ जाता है, हेल्पिंग वर्ब आ गया, सिटिंग आ गया, स्टडिंग आ गया, कुछ भी आ गया, मेन वर्ब आ गया. मतलब ऐसे ही जो हमारे ग्रामर कंपोनेंट्स है वो मिल के पार्ट्स ऑफ स्पीच बनाते हैं. एंड उसी का एक इम्पॉर्टेंट पार्ट्स ऑफ स्पीच जो आज के लेक्चर में डिस्कस करने वाली हूँ, दैट इज प्रेपोजिशंस. अगर इंग्लिश इज़ वेरी इजी इफ आई से आउट कि अगर आप इंग्लिश को कोई भी वर्ड को समझना चाहते हो, जस्ट ब्रेक द वर्ड इनटू पार्ट्स एंड यू विल गेट अ वेरी सिंपल आइडिया दैट व्हाट इज द मीनिंग ऑफ दैट पर्टिकुलर वर्ड. लाइक लेट्स स्टार्ट विद द प्रेपोजिशन. अब प्रेपोजिशन में आपको ये चीज़ आइडेंटिफाई हो रही है दैट इट इज प्रीपोजिशन. प्रीपोजिशन मतलब हम पोजिशनिंग की बात करने वाले हैं. पोजिशन कैसे होता है, जैसे सपोज करो समवन सीज आई एम स्टैंडिंग इन द रूम. इन द रूम आ गया. आई एम सिटिंग ऑन द चेयर. ऑन द चेयर आ गया. तो जब आप ऐसे करते हैं द पेन इज प्लेस्ड ऑन माई हैंड, तो जब ये इन, ऑन, एट, बिटवीन, अमंग, बिसाइड, बिसाइड्स, बहुत ज़्यादा डिफरेंट तरह के हमारे प्रेपोजिशंस आते हैं. तो व्हाट इज प्रेपोजिशन? प्रेपोजिशन इज जो वर्ड्स हमें नाउन या प्रोनाउन की प्लेसमेंट के बारे में बताते हैं कि उनकी पोजिशनिंग कहाँ पे है. That are those words are called as prepositions. तो क्या आ जाते हैं ये वर्ड्स हमारे कनेक्टिंग वर्ड्स. हम रोज़ इसको यूज़ करते हैं. आई थिंक हम हर दिन बात करते हैं. हमारी बात में बहुत तरह से prepositions इंक्लूडेड होती हैं. सारी prepositions पढ़ने की ज़रूरत नहीं होती हैं, कुछ मेन इंपॉर्टेंट prepositions होती हैं और मैं आज मेन वाली आपको करवाने वाली हूँ जो आपको ज़रूर पता होनी चाहिए, राइट. तो जैसे हमारे पास डिफरेंट prepositions हैं, अभी आपको सिर्फ एक कंसेप्ट है कहाँ पे यूटिलाइज करना है, कौन सी preposition है, वो हम एक एक करके सारा पढ़ने वाले हैं, राइट. सो preposition is a word that connects a noun or a pronoun with another word in a sentence. पर्टिकुलरली प्लेसमेंट के बारे में बता रहा है कि वो चीज़ कहाँ पे लोकेटेड है, कहाँ पे प्रेजेंट है, उसकी लोकेशन क्या है, उसकी प्लेस क्या है, उसकी कनेक्शन कैसे आ जाते हैं. ठीक है, तो डिफरेंट वेज में हम प्रेपोजिशन को यूज़ करते हैं. सो नाउ एक एक करके हम डिफरेंट प्रेपोजिशन स्टडी करने वाले हैं. ओके, आई विल स्टार्ट विद वेरी वेरी इंपॉर्टेंट वंस जो कि है इन, ऑन एंड एट. लेट्स स्टार्ट विद दिस. हमेशा मैं बोलती हूँ टेक्नोक्रेट्स अगर आप लोग को पढ़ना है तो बी अप्लाई साइंस एंड इंग्लिश ऑल्सो. याद करने का क्या तरीका है, अपनी कॉपी पे एक बड़ा सा लाइन ड्रॉ कर लो, राइट. ड्रॉ बिग लाइन ऑन योर नोटबुक एंड यू विल सी कि अगर मैं सबसे बड़ी लाइन अगर मैं बना रही हूँ, उस लाइन के आगे मैं लिख देती हूँ इन. ठीक है, उसके बाद मैं उसको लाइन को थोड़ा छोटा कर देती हूँ, उसके आगे मैं लिख देती हूँ ऑन, और मैं सबसे ब्रीफ लाइन बना देती हूँ, उसे हम बोल देते हैं एट.
सी डिफरेंट वेज हैं याद करने के, बट आई विल गो विद द वेज जो आपको रिटेन रहे, आपको याद रहेगा। मैंने 3 लाइंस बनाई हैं आपको। मैं इससे कहना चाहती हूँ कि जब हमारे पास कोई ऐसी चीज़ होती है जिसकी रेशो, जिसकी बहुत ज़्यादा डिस्कशन, जैसे सपोज करो अगर मैं बोलूँ 21st सेंचुरी, क्या ये बड़ी है कि छोटी है? बहुत बड़ी है, बहुत ज़्यादा ईयर्स इसमें समा चुके हैं, हमें क्लैरिटी नहीं होगी एग्जैक्टनेस की। जितना हमें एग्जैक्ट जाना है, ये एग्जैक्ट है, ये इन क्या आ जाता है, बिल्कुल एग्जैक्ट नहीं है, बहुत बड़ा है, और इन दोनों का मिडल आ जाता है। इस तरह से आपको याद रखना है। जैसे 21वीं सदी बहुत बड़ी है, इन लगा दो। अगर मैं कोई बोलती हूँ, ईयर बोल देती हूँ 1947, 2026 बोल देती हूँ, तो ईयर भी तो बहुत बड़ा है, कितने मंथ्स आ गए बीच में। चलो मंथ्स की बात करते हैं, मंथ्स भी बहुत बड़े हैं। अगर मैं बोलूँ मैं अगस्त बॉर्न हूँ, आई एम बॉर्न इन अगस्त, क्यों? क्योंकि अगस्त में तो कितने डेज आ गए मैम, 31 डेज हैं, कौन से डे में बॉर्न हो ये तो बताया नहीं आपने। तो इसी तरह से जब आपको कंसेप्ट की क्लैरिटी ना हो, उसका एरिया, उसकी रेशो बहुत ज़्यादा हो, तो हम उस केस में इन यूज़ करते हैं। जैसे अभी आपने याद किया सेंचुरीज़ के लिए इन लगाओगे आप और कहाँ पे इन लगाओगे? अभी आपने सेंचुरीज़ का, आपने ईयर का बोला और मंथ का बोला, यहाँ पे क्लैरिटी हो गई, हमें इन लगाना है। उसी तरह से हम थोड़ा सा स्पेसिफिक आ जाते हैं। अगर मैं बोलूँ मैं आपकी क्लास मंडे को लूँगी, अगर मैं बोलती हूँ नेक्स्ट वीक, तो इन नेक्स्ट वीक आ गया, क्योंकि नेक्स्ट वीक में हमारे 7 डेज आ गए, क्लैरिटी नहीं मिली। लेकिन मंडे में अब क्या हो गए, दिन कम हो गए, थोड़ी क्लैरिटी मिल गई, पर मैंने ये नहीं बताया किस टाइम पे, तो मतलब ऑन मंडे आ गया। अगर मंडे के साथ ऑन है तो ट्यूसडे के साथ ऑन है, वेंसडे आ गया, थर्सडे आ गया, फ्राइडे आ गया, मतलब डेज के साथ ऑन जा रहा है। उसी तरह से डेज तो हम ऐसा नाम भी ले सकते हैं, 26 जनवरी तो भी ऑन 26 जनवरी हो गया। चलो डेज आ गया, डे का नाम आ गया। दिवाली हो तो क्या होगा, दिवाली के साथ भी ऑन लगेगा। इन दिवाली नहीं, क्योंकि दिवाली बहुत साल नहीं चल रही है, बहुत बड़ी नहीं है तो किसी दिन ही, बस उसका नाम हमने ऑन दिवाली, ऑन रिपब्लिक डे, ऑन क्रिसमस, ऑन हमने लगा दिया। कोई चीज़ है जो इन से थोड़ी छोटी आ जाती है, एग्जैक्टनेस है लेकिन बहुत ज़्यादा नहीं है, तो एट कहाँ लगेगा, जहाँ पे बहुत ज़्यादा एग्जैक्टनेस है, विच इज़ वेरी वेरी एग्जैक्ट। अगर मैं बोलती हूँ आई विल मीट यू डैश दिल्ली, बहुत बड़ा दिल्ली, इन दिल्ली। अगर मैं बोलूँ लोकेशन, इट विल बी आई विल मीट यू इन दिल्ली, या ऑन 12 मई एट कैफ़े कॉफ़ी डे। तो अब देखो मैंने आपको लोकेशन के लिए बिल्कुल स्पेसिफिक कर दिया, मैंने आपको एक एरिया के डे के लिए मैंने आपको स्पेसिफिक थोड़ा कम कर दिया, ऑन लगा दिया, मैंने जगह के लिए आपको इन लगा दिया। उसी तरह से हम करते हैं, द क्लासेस विल बिगिन, हम फ्रॉम लगाते जब एक ड्यूरेशन आ जाती हैं, लेकिन अगर मैंने एक डे बोलना हो, ठीक है, द क्लास विल स्टार्ट एट आ जाएगा जब हम किसी टाइमिंग की बात करते हैं कि 4 PM पे आपकी क्लास होगी, द क्लास विल बी टेकन एट 4 PM। ओके, द क्लास, अगर आप बोलते हैं किसी भी और स्पेसिफिक चीज़ को सोचो, जैसे व्हेन इज़ योर बर्थडे, माई बर्थडे फॉल्स ऑन द पर्टिकुलर डे, जो भी आपका डे आएगा। तो उस तरह से आपको चीज़ अब माइंडसेट में क्लियर रखना है। इन मतलब बहुत बड़ा, एट मतलब बिल्कुल स्पेसिफिक, ऑन मतलब इन और एट के बीच में आ गया। देयर डिफरेंट वेज टू रिमेंबर। आप उसको ऐसे भी याद कर सकते हैं कि डेज के लिए हम किसको लगाते हैं, डेज के लिए ऑन लगाते हैं, सेंचुरीज के लिए इन लगाते हैं, मंथ्स के लिए इन लगाते हैं, बट वो आपकी ईजीनेस है, आपको कैसे याद रह रहा है। आई एम टेकिंग द थिंग्स जो ब्रॉड टाइम और ब्रॉड प्लेसेस आ जाती हैं। जुलाई बहुत बड़ा है, 2026 बड़ा है। इन अ रूम स्टेग्नेशन आ जाती है। इन इंडिया शी सिटिंग इन द रूम, रूम बहुत बड़ा है। अब वहाँ पे आपको आ गया कि इन आ गया, जो कि ब्रॉड और बहुत बड़ी प्लेसेस आ गई। नेक्स्ट आ गया ऑन, दैट इज फॉर द स्पेसिफिक डेट और सरफेस। ऑन मंडे, ऑन 15th में, ऑन द टेबल, ऑन द वॉल, ये सारा आपका ऑन आ गया। और एट क्या आ जाता है, जब आपका एग्जैक्ट आई एम देयर एट द डोर, आप किसी स्पेसिफिक लोकेशन पे हो तो आपने एट लगा दिया। द ट्रेन स्टॉप्स एट द स्टेशन एट 5 PM एट कैफे कॉफी डे, कोई भी चीज़ आ जाती है जो बिल्कुल एग्जैक्ट है उसके लिए एट लगता है। हियर आई एम जस्ट गिविंग यू अ ग्लिम्स ऑफ ऑल द इंपॉर्टेंट थिंग्स, मतलब जो जो चीज़ें मैं आपको बता रही हूँ, आपको कंसेप्ट पढ़ा रही हूँ मैं। इसके सिवाय जो प्रॉपर डॉक्यूमेंट्स हैं पैनल पे ऑलरेडी पढ़े हैं, डॉक्यूमेंट्स को लीजिए, उसको देखो, उसमें बहुत एग्जाम्पल्स मिल जाएंगे और इसी वे होगा पढ़ने का। इट इज़ जस्ट द थिंग्स विच आई वांटेड टू शो कि आपको कैसे याद करना है। अगला आ जाता है, अब आपको इन वर्सेज एट वर्सेज ऑन तो पता चल गया होगा। अब एक नेक्स्ट इंपॉर्टेंट आ जाता है, दैट इज विद और बाय।
विद और बाय बहुत इंपॉर्टेंट है, पूछा भी जाता है। विद कहाँ पे यूज होता है? विद इज यूज नॉर्मली फॉर टूल्स, बॉडी पार्ट्स। जैसे डू नॉट होल्ड मी विद माई आर्म, मुझे मेरी आर्म से मत पकड़ो, आर्म इज योर बॉडी पार्ट, तो आपने उसके लिए लगा दिया। और कहाँ पे विद लगता है? आई वॉज क्लीनिंग द रूम विद द ब्रूम, मैं ब्रूम के साथ रूम क्लीन कर रही थी। आई एम राइटिंग विद द पेन, तो मतलब जो भी मेरे दिमाग में आ रहा है, नॉर्मली एक्सेप्शंस इंग्लिश में हर जगह पे है, वो मत भूलना। अब विद आ जाता है नॉन लिविंग चीज़ों के लिए, बाय आ गया आपका लिविंग चीज़ों के लिए। आई वॉज हेल्प्ड बाय माई फादर इन माई एग्जामिनेशन, ठीक है, मेरे फादर ने मेरी हेल्प की, तो आ गया बाय आ गया। अगर आता है मीन्स ऑफ कम्युनिकेशन आ जाता है, मीन्स ऑफ ट्रांसपोर्टेशन आ जाता है, तो भी क्या लगाओगे आप? तो भी बाय लगाओगे। आई ट्रेवल्ड बाय बस, यू कैन कनेक्ट मी बाय ईमेल, तो मतलब इस तरह से आपको याद रखना है। और बाय कहाँ पे यूज होता है? इन द केसेस ऑफ वॉइस जो आप आगे पढ़ेंगे उसमें भी ही वॉज हेल्प्ड बाय माई फादर इज नॉट अ वॉइस, लेकिन अगर मैं उसको कन्वर्ट कर देती हूँ, ठीक है, तो ऑपोजिट्स में इसका आ जाएगा, तो भी हम बाय लगाते हैं। तो बाय आपका वॉइस में बहुत ज़्यादा यूज होता है, एक्टिव पैसिव वॉइस में। क्लियर हुआ ये वाला? ठीक है। सो इट इज विद कहाँ पे यूज होता है? जब टूल्स आ जाता है, बॉडी पार्ट्स आ जाता है, और साथ ही साथ जब आपकी अकम्पनीमेंट आ जाती है, दैट इज कई बार आप किसी के साथ जाते हो। आई वेंट विद माई ब्रदर टू अ पार्टी। अब आप बोलोगे मैम इसमें तो आपने बोला था लिविंग बीइंग के साथ बाय लगता है, बट क्योंकि ये रिलेशन में आ जाता है एंड यू गो टू अ डेस्टिनेशन, और मैंने अभी बोला है इंग्लिश में कुछ एक्सेप्शंस हैं, बट इतना याद कर लो, विद कहाँ पे लगाना है? बॉडी पार्ट्स के साथ, टूल्स के साथ। बहुत चीज़ें होंगी जो नॉर्मली नॉन लिविंग आ जाती हैं, उनके साथ हम विद ही लगाते हैं। एक अकम्पनीमेंट में भी आप विद लगा सकते हैं, दैट इज अ कंपेनियनशिप और रिलेशनशिप्स को जस्टिफाई करते टाइम, राइट। अगला आ जाता है बाय कहाँ पे लगता है? बाय लगता है लिविंग बीइंग्स। आई वॉज हेल्प्ड बाय समवन और समथिंग, आपका ट्रांसपोर्टेशन आ गया, कम्युनिकेशन आ गया, वॉइस आ गया। इन प्रोमिनेंट केसेस में आपका बाय लगता है। द पोइम वॉज रिटन बाय टैगोर, वी ट्रेवल्ड बाय ट्रेन, तो आपको इस तरह से विद और बाय भी याद करना है। क्लियर है? अगला आ जाता है आपका ड्यूरिंग और फॉर, पर इससे पहले मैं आपको फिर से पूछूंगी, अभी तक हमने पढ़ा है इन पढ़ा है, एट पढ़ा है, ऑन पढ़ा है। इन बहुत बड़ी ड्यूरेशन, एट बहुत स्पेसिफिक, ऑन बीच वाला। आई विल मीट यू इन जून ऑन 25th एट 4 PM, कुछ भी लगा लो। मतलब मैं इससे क्या आपको क्लियर कर रही हूँ कि टाइमिंग स्पेसिफिक एट आ गया, डे के लिए ऑन आ गया, मंथ के लिए हमने इन लगा दिया, बड़ा आ गया। अभी हमने विद और बाय क्या किया? विद आ गया फॉर द थिंग्स, जैसे आ गया आई वॉज क्लीनिंग द रूम विद द ब्रूम, आई वॉज राइटिंग विद द पेन, या फिर डू नॉट होल्ड मी विद माई आर्म, ही हेल्ड मी विद माई आर्म। तो जब भी आपके टूल्स आ गए, बॉडी पार्ट्स आ गए, कोई कंपनीमेंट आ गया, तो आपने विद लगा दिया, बाय लगा दिया ट्रांसपोर्टेशन के लिए, कम्युनिकेशन के लिए, और कहाँ पे लगाया आपने? लिविंग बीइंग्स के लिए कोई हेल्पिंग एजेंट टाइप आ गया, या फिर आपका वॉइस में आएगा जो आप आगे पढ़ेंगे। अगला आ जाता है ड्यूरिंग और फॉर वाला। एक इंपॉर्टेंट चीज़ है, मैंने सिंस और फॉर का बहुत इंपॉर्टेंट रूल हमेशा से बताया है क्लासेस में, मैं आपको फिर से एक इंपॉर्टेंट रूल्स बता रही हूँ कि सिंस और फॉर कहाँ पे यूज़ होता है। ठीक है, पहले वो चीज़ को समझो, क्योंकि बहुत लोगों को डाउट रहता है सिंस और फॉर में, ये इंपॉर्टेंट है। सिंस होता है जब भी मैं आपके आगे 5 चीज़ें लिखती हूँ, सपोज, ठीक है, दिस इज मंडे, दिस इज 1947, 2 PM, 12 months, 2 days, चलो इतना ही लिखते हैं। मैंने आपको कुछ चीज़ें बतानी है कि सिंस और फॉर कहाँ पे लगता है। सिंस वहाँ पे लगता है जहाँ पे मेरे पास कोई मैथ्स नंबर नहीं होगा। पहला रूल मतलब नो मैथ्स न्यूमरल इज देयर। अगर कोई भी मैथ्स न्यूमरल नहीं है तो भाई मैं सिंस लगाऊंगी। दिख रहा है कोई मैथ्स न्यूमरल किस में नहीं है? भाई मंडे में नहीं है, तो यहाँ पे सिंस लग जाएगा। और कहाँ लग सकता है? यहाँ पे उसी तरह से मॉर्निंग होता, आफ्टरनून होता, जून होता, कोई भी चीज़ आ जाती, इसमें मैथ्स का न्यूमरल मिसिंग है तो आप सिंस लगा देंगे, तो बाकियों में फॉर लगेगा नहीं। ये रूल नंबर 1 था। दूसरा रूल, अगर मैथ्स न्यूमरल है और वो मुझे कोई फिक्स चीज़ के बारे में बता रहा है, कोई फिक्स टाइम के बारे में, कोई फिक्स ईयर के बारे में, फिक्स सेंचुरी के बारे में, तो भी मैं सिंस लगा दूंगी, और बाकी सारे केसेस में मैं फॉर लगाऊंगी। मतलब अगर मैथ्स न्यूमरल है
और वो मुझे कोई फिक्स चीज के बारे में बता रहा है। 1947 मैथ्स नंबर है लेकिन फिक्स ईयर है ना, यहाँ तो वो फिक्स ईयर के बारे में बता रहा है मुझे। 2 PM मैथ्स नंबर है लेकिन फिक्स टाइम है ना, तो भी मैं सिंस लगा दूंगी। 21st सेंचुरी मैथ्स नंबर है लेकिन वो फिक्स सेंचुरी के बारे में बता रहा है, तो भी मैं सिंस लगा दूंगी। और बाकी आ जाता है जो मैथ्स नंबर है लेकिन वो फिक्सेशन के बारे में नहीं बता रहे हैं। जैसे मैं बोलूं मैं 2 घंटे आपको पढ़ाऊंगी, आप बोलोगे मैम कौन से 2 घंटे, 2 तो आपने बोल दिया लेकिन कौन से आवर्स नहीं बताए मुझे। अगर मैं बोलूं मैं 2 डेज पढ़ाऊंगी, कौन से 2 डेज आ गए। मैं आपको चलो 12 मंथ्स पढ़ा दूंगी, कौन से 12 मंथ्स, जब पेपर हो जाएगा तब पढ़ाओगे आप। तो इस तरह से आपके आ गए 2 डेज, 12 मंथ्स, 2 ईयर्स, 2 सेकेंड्स, कुछ भी आ जाए लेकिन इसमें हमारे पास मैथ्स न्यूमरल तो है लेकिन फिक्स नहीं है हमारे पास, तो इस केस में हमारा क्या आ जाएगा, फॉर लग जाएगा। बाकी केसेस में सेंस लगता है। ये टेंस में यूज होता है जब आप करेंगे ना परफेक्ट टेंस मेरे साथ, हैज, हैव, हैड, उन चीज़ों में याद करना होता है आपको। तो जितना याद हो रहा है एक बार रिटेन करने की कोशिश करो। पूरा डॉक्यूमेंट दूंगी मैं आपको, तो आप पढ़ोगे खुद, तो इट इज़ गोइंग टू बी वेरी इजी फॉर यू, आई एम टेलिंग यू। ठीक है, तो सिंस और फॉर का आई थिंक क्लियर हो गया कंसेप्ट। अब यहाँ पे और कहाँ पे फॉर यूज होता है, देखो अभी मैंने आपको बताया। अब देखो फॉर 2 आवर्स, क्यों, 2 तो है, मैथ्स न्यूमरल है लेकिन कौन से 2 आवर्स मैंने नहीं बताया है। सो यूज टू इंडिकेट अ ड्यूरेशन और अ लेंथ ऑफ टाइम आ जाता है। ठीक है, आई ट्रेवल्ड फॉर 2 आवर्स, आई हैव बिन ट्रैवलिंग फॉर 2 आवर्स, आई हैव बिन टीचिंग फॉर लास्ट 30 मिनट्स, कुछ भी मैं बोलूँ तो इस तरह से फॉर आ गया। ड्यूरिंग होता है उस चीज के दौरान आ जाता है, मतलब व्हेन दैट थिंग इज गोइंग ऑन, ड्यूरिंग दैट टाइम पीरियड हम ड्यूरिंग लगाएंगे, राइट। जैसे आ जाता है आपका यूज टू इंडिकेट समथिंग हैपनिंग विद द स्पेसिफिक इवेंट और पीरियड। इट रेन्ड ड्यूरिंग द मैच, जब मैच चल रहा था उस टाइम पे बारिश हो रही थी। ठीक है, तो ड्यूरिंग क्या आ गया, उस चीज के। ड्यूरिंग माई फ्लाइट मैं बोलूंगी मैंने मूवी देखी, तो मैं उस टाइम के दौरान क्या कर रही हूँ, उस केस में भी मैं ड्यूरिंग लगा रही हूँ। ठीक है, तो ड्यूरिंग हो गया उस पीरियड के दौरान क्या किया आपने। फॉर आ जाता है जब आप पर्टिकुलरली किसी लेंथ ऑफ टाइम की बात करते हैं। ठीक है, और आपको बहुत क्लियरली समझना है कि जैसे हैज, हैव, हैड आ जाए तो मेरे को सिंस और फॉर में से ढूंढना होगा कौन सा आएगा। ट्रिक्स अप्लाई करनी होती हैं, रूल्स अप्लाई करने होते हैं। और इंग्लिश की बेस्ट बात है, जैसे आप प्रैक्टिस जितने क्वेश्चंस के करोगे उतना कंसेप्ट क्लैरिटी होता है। सो एवरी डे आई पोस्ट अ लॉट ऑफ क्वेश्चंस इन द फ्री व्हाट्सएप ग्रुप, प्लीज ज्वाइन दोज ग्रुप्स। आपको लिंक मिल जाएगा डिस्क्रिप्शन में, नीचे होगा, यू कैन जस्ट ऐड योर सेल्फ इन दैट ग्रुप्स। और वहाँ से क्वेश्चन जरूर प्रैक्टिस करो, डॉक्यूमेंट्स पैनल पे बहुत पड़े हैं, पढ़ो उसको, क्वेश्चंस को प्रैक्टिस करो। कोई डाउट्स है यू जस्ट आस्क मी देन। लेट्स गो विद द नेक्स्ट वन। अब ड्यूरिंग फॉर हो गया। अब ये भी बहुत इंपॉर्टेंट पूछा जाता है, बिलो और अंडर। देखो बिलो और अंडर में क्या चीज़ आ जाती है। अब यहाँ पे ये दिस इज अ हैंड, यहाँ पे अगर मैं पेन रख रही हूँ जो कि फिजिकल टच के साथ आता है, तो ये चीज़ क्या आ जाएगी, ये आ जाएगी आपके अंडर आएगी कि बिलो आएगी। ध्यान से सोचो। जैसे एग्जाम्पल्स के लिए मैं देती हूँ, हम अंडर वैसे यूज़ करते हैं कोई सीनियर जूनियर के लिए, ही वर्क्स अंडर मी, हम बोलते हैं ना ऐसे। अगर लेकिन मैं बोलती हूँ कि कोई बिलो आ जाता है, बिलो हमारा करेक्टर ट्रेट्स के लिए बहुत यूज़ करते हैं। जैसे इट इज़ बिलो माई डिग्निटी टू हेल्प हिम, मेरे डिग्निटी के खिलाफ है। मतलब आपको ये तो समझ आ रहा है कि भाई अंडर यूज़ होता है, सीनियर जूनियर कुछ बना दिया मैंने, बिलो मैंने यूज़ करना है, कुछ ना कुछ मैंने करेक्टर ट्रेट्स आपको बता दिए, तो भी मैं बिलो यूज़ कर सकती हूँ। साथ ही साथ आ जाता है यहाँ पे, अब देखो used when it is at a lower level, not necessarily directly underneath, ठीक है, lower not necessarily covered, लेकिन जब बिल्कुल ही ज़्यादा नीचे आ जाता है तो हम उसमें क्या लगा देते हैं, अंडर लगा देते हैं। सी जब भी कोई आपको कंसेप्ट आ जाए, यू हैव टू फर्स्ट थिंक अबाउट इट। अपने चाहे जो भी आपके पास सेंटेंसेस होते हैं, जो भी आपके पास कुछ आइडियाज़ होते हैं, उनको प्रेजेंट करने की कोशिश देखा करो, ठीक है, तो आपको क्लियर हो जाएगा। जैसे अगर मैं बात करती हूँ, यहाँ पे आपको गैप्स थोड़े से ज़्यादा क्लियर नहीं होंगे। दिस इज़ अ टेबल, इसके नीचे मैंने लैंप रखा है जो कि फिजिकल टच के साथ है, तो आ जाएगा अंडर। अगर यहाँ पे थोड़ा दूरी में है तो आ जाएगा बिलो, आ जाएगा जब फिजिकल टच नहीं है। जैसे हम क्या करते हैं, ये ह्यूमन है, वो अपने ऊपर ब्लैंकेट लेता है तो फिजिकल टच आता है ना, तो क्या आ जाएगा, ओवर, ठीक है। जैसे दिस इज अ ह्यूमन, यू हैव टू जस्ट थिंक अबाउट द आइडिया, ठीक है, दिस ह्यूमन इज लाइंग ऑन ओवर दिस। अब उसने बुक रख दी अपने पिल्लो के नीचे, ही केप्ट अ बुक अंडर द पिल्लो, नॉट बिलो द पिल्लो, क्योंकि कनेक्ट है,
और ही टुक अ ब्लैंकेट ओवर हिम नॉट अबव हिम। अबव आ जाता है थोड़ा दूरी हो, ऊपर कंटैक्ट हो, और हमारा बिलो आ जाएगा जब दूरी होगी। तो क्या आ गया, दिस इज अ हैंड। अगर ये है तो ओवर है, ये है तो अबव है, ये है तो अंडर है, ये है तो बिलो है। दिस शुड बी द क्लैरिटी ऑफ योर्स। यही चीजें हैं, आपको बिलो और अंडर में ये डिफरेंस आता है, ठीक है। इन वर्सेस विद इन वाला इट इज नॉट वेरी इंपॉर्टेंट। विद इन आ जाता है विद इन दैट स्पेसिफिक टाइम पीरियड। इन और विद इन नहीं पूछा जाता है। देखो आपको प्रेपोजिशन जो ज्यादा पूछी जाती है ना, एक तो कंसेप्ट क्लैरिटी, जैसे अभी मैं आपको बताऊंगी बिटवीन अमंग वाला पूछा गया था पीवाईक्यू का, पहला ही पीवाईक्यू 2017 का था, उसमें बिटवीन और अमंग में से क्वेश्चन था आपका। अब उसी तरह से आपको नेक्स्ट क्वेश्चन आ जाता है, दैट इज रिलेटेड टू अगो और बिफोर में क्या डिफरेंस होता है। नाउ यू सी, अगो और बिफोर में मिसकंसेप्शन होती है। दैट इज, अगो बोला जाता है, हमें लगता है कि अगो इज फॉर समथिंग जो कि बहुत पुरानी चीज है, और बिफोर क्या होता है, जो अभी अभी रिसेंटली हुआ है। पहले तो ये कंसेप्ट अपने माइंड से निकाल दीजिए, बिकॉज दिस इज नॉट द क्राइटेरिया। अगो यूज होता है जब आपके पास एक इवेंट है कोई, द क्लास स्टार्टेड 5 minutes ago, द क्लास स्टार्टेड 5 seconds ago, द क्लास स्टार्टेड 30 minutes ago, 1 year ago, कुछ भी आ जाए लेकिन उसमें एक ही एक्शन इंक्लूडेड है तो मैं अगो लगाऊंगी। तो बिफोर कहाँ लगाऊंगी, जब 2 एक्शंस इंक्लूडेड होंगे तो मैं बिफोर लगा दूंगी। जैसे सपोज क्लास स्टार्ट करने से पहले मैंने खाना खाया, सो आई हैड टेकन माई मील बिफोर आई स्टार्टेड द क्लास। द ट्रेन हैड लेफ्ट बिफोर आई रीच द स्टेशन। द पेशेंट हैड डाइड बिफोर द डॉक्टर अराइव्ड। सो इन एवरी केस जब मैं बिफोर की बात कर रही हूँ तो मैं 2 इवेंट्स की बात कर रही हूँ। डॉक्टर आया, पेशेंट मर गया, मैं आई, मैंने खाना खाया था पहले, या ट्रेन चली गई, मैं बाद में स्टेशन पहुंची। तो जब भी 2 इवेंट्स आ रहे हैं तो मैं बिफोर लगा रही हूँ। जब एक सिंगल इवेंट है, चाहे वो 5 सेकंड पहले है, चाहे वो बहुत साल पुराना है, उस केस में हम अगो लगाते हैं। ये कंसेप्ट याद रखना है। अभी अगो के साथ सिंपल पास्ट लगता है, ये टेंसेस में भी बहुत इंपॉर्टेंट आता है। येस्टरडे के साथ, जैसे अभी क्वेश्चन मैं पूछती हूँ आप लोगों से, यू जस्ट आंसर मी इफ यू आर रियली अटेंटिव। आई हैड गॉन टू मार्केट येस्टरडे या आई वेंट टू मार्केट येस्टरडे, इनमें से एक ठीक है, कौन सा ठीक है, आई वेंट टू मार्केट येस्टरडे या फिर आई हैड गॉन टू मार्केट येस्टरडे। कंसेप्ट्स को क्लियर कर लो, वेरी इजी टू क्रैक द क्वेश्चंस, आई एम टेलिंग यू दिस। वापस आते हैं, अगो और बिफोर में इतना ही डिफरेंस होता है। अगो होता है एक सिंगल इवेंट के लिए, ही लेफ्ट 3 days अगो, ठीक है, बैकवर्ड्स में आ गया। बिफोर आ जाता है फ्रॉम एन अदर इवेंट के साथ आ जाता है, ही लेफ्ट बिफोर द एग्जाम। तो मतलब यहाँ पे 2 इवेंट्स आ जाएंगे तो हम बिफोर लगा देंगे। अगला आ जाता है आपका बिसाइड वर्सेस बिसाइड्स आ जाता है। देखो बिसाइड और बिसाइड्स में क्या डिफरेंस आ जाएगा, एक चीज आ जाती है, एक में एस लगा हुआ ना, एक में एस नहीं लगा हुआ। जिसमें आपका एस लगा हुआ है उसमें समझ लीजिए कि जो बिसाइड आ जाता है दैट इज आपका नेक्स्ट टू। मेरे साथ कोई पर्सन खड़ा है, द पर्सन इज स्टैंडिंग बिसाइड मी, तो एस वाला नहीं, सिंपल आ जाएगा जो नेक्स्ट टू है। बी साइड्स आ जाता है इन एडिशन टू। आई वेंट टू द मार्केट, ठीक है, आई बॉट जीन्स बिसाइड्स टी शर्ट्स, मतलब मैंने जीन्स भी खरीदी और टी शर्ट्स भी खरीदी। तो जब आ जाता है बी साइड्स दैट मीन्स इन एडिशन टू। जब आपका आ जाता है बी साइड दैट मीन्स आपके साइड में। द बॉय इज सिटिंग बिसाइड हिज फ्रेंड, उसके साथ बैठा है। बी साइड्स इंग्लिश शी स्टडीज हिंदी, मतलब इंग्लिश भी पढ़ रही है और हिंदी भी पढ़ रही है। तो बी साइड्स एस वाला इन एडिशन टू, बी साइड आ गया आपका दैट इज रिलेटेड टू योर, सिंपल चीज है, साइड मतलब नेक्स्ट आ गया आपके। इससे अगला आ जाता है आपका अमंग और बिटवीन में क्या डिफरेंस है। अमंग होता है जब बहुत ज्यादा जाने हैं, 2 से ज्यादा हैं, उनमें से हम ढूंढ रहे हैं। जैसे यही क्वेश्चन आपका आया था अमंग और बिटवीन वाला। अगर मैं बोलूं डिस्ट्रीब्यूट द चॉकलेट्स डैश द स्टूडेंट्स, अब स्टूडेंट्स 2 से ज्यादा हो सकते हैं। डिस्ट्रीब्यूट द चॉकलेट्स डैश द स्टूडेंट्स ऑफ द क्लास, अमंग द स्टूडेंट्स ऑफ द क्लास। और बिटवीन क्या आ जाएगा, जब 2 जाने हैं। रोमियो एंड जूलियट लव्ड ईच अदर एंड दे हैव अ लॉट ऑफ लव बिटवीन देमसेल्व्स। तो मतलब क्या आ गया, बिटवीन आ गया 2 जानों के लिए। डिस्ट्रीब्यूट द चॉकलेट्स बिटवीन राम एंड श्याम, तो 2 जाने हैं। डिस्ट्रीब्यूट द चॉकलेट्स अमंग द स्टूडेंट्स ऑफ द क्लास, तो 2 से ज्यादा आ गए। तो बिटवीन 2 जाने, अमंग 2 से ज्यादा। अभी तक हमने जो पढ़ा है, बी साइड क्या आ गया, मेरे साइड में जो कोई खड़ा है नेक्स्ट पोजीशन में आ गया। बी साइड्स इन एडिशन टू आ गया।
अगो एक इवेंट के लिए पास्ट का इवेंट है लेकिन एक है, बिफोर के केस में 2 इवेंट्स प्रेजेंट होंगे आपके पास। नेक्स्ट इज आपका इन और विद इन में क्या आ जाता है, विद इन द बाउंड्री आ जाता है। और इन मैंने आपको जो स्टार्टिंग में कंसेप्ट कराया था बहुत बड़ा, कहाँ कहाँ पे आ जाएगा, लोकेशन के लिए आ जाएगा, सेंचुरीज के लिए आ जाएगा, टाइम पीरियड के लिए आ जाएगा, ये जून मंथ्स के लिए आ जाएगा, इन आ जाएगा। बिलो और अंडर क्या आ जाएगा, अब ये चीज है आपकी, तो यहाँ पे अंडर है, ये बिलो है, इसके ऊपर आएगा तो ओवर आ गया, और इसके ऊपर आ गया तो अबव आ जाएगा। अभी तक हमने इजी सी ड्यूरिंग आ गया, किसी चीज के दौरान। ड्यूरिंग माई लेक्चर ऑल द स्टूडेंट्स शुड बी अटेंटिव। उस लेक्चर के दौरान तुम्हें बात नहीं करनी है, तुम्हें सिर्फ सुनना है और कोई भी इंस्टाग्राम स्क्रॉलिंग या कुछ नहीं करना है। फॉर मैंने आपको सिंस और फॉर में डिफरेंस बताया है। सिंस इज पहला जहां पे कोई मैथ्स न्यूमरल नहीं है, दूसरा मैथ्स न्यूमरल है लेकिन वो चीजें फिक्स्ड को डिनोट कर रहा है। फॉर मैथ्स न्यूमरल है और ना ही सम कुछ भी फिक्स्ड है। 2 महीने, कौन से 2 महीने, 2 डेज, 2 डेज, कौन से 2 डेज, 10 मंथ्स, कौन से 10 मंथ्स, नथिंग फिक्स्ड है। विद और बाय में विद क्या आता था, जब मैं आपके पास आ जाती है कोई भी चीज जो कोई ना कोई आपके अकम्पनीमेंट के लिए आ जाता है, बॉडी पार्ट के लिए आ जाता है, टूल्स के लिए आ जाता है। बाय कहाँ पे आता है, जब मैं लिविंग बीइंग के कोई एजेंट की बात कर रही हूँ, ट्रांसपोर्टेशन की कर रही हूँ, कम्युनिकेशन की कर रही हूँ, पैसिव वॉइस की बात करूंगी तो बाय आ जाएगा। इन, ऑन और एट, भाई पहला मेरा फेवरेट था इन, ऑन और एट, जो कि बहुत ज्यादा स्पेसिफिक आ जाएगा तो एट आ जाएगा, कम स्पेसिफिक आ जाएगा आपका तो ऑन आ जाएगा, और बहुत ज्यादा एक डायरेक्शन है लेकिन हमें कुछ नहीं उसके बारे में पता चल रहा तो इन आ जाएगा। अमंग और अमंग से कुछ नहीं पूछा जाता, ग्रामेटिकली दोनों ठीक आते हैं, पूछा नहीं जाता है अमंग्स आजकल, ये लैंग्वेजेस बेसिस में आ जाएगा आपका। ऑफ और ऑफ पे ये करना है, दिस इज फॉर द कंपेनियनशिप, जैसे बिलोंगिंग आ जाता है, ठीक है, या फिर आ जाता है लाइक राम इज अ फ्रेंड ऑफ माइंड, मैं अपना रिलेशन बता रही हूँ किसी के साथ, तो ऑफ आ जाता है। ओ डबल एफ कहाँ पे आ जाता है, जब आपका जैसे लेट्स किक ऑफ द क्लास, लेट्स स्टार्ट द क्लास, ओ डबल एफ और कहाँ पे आ जाएगा, स्विच ऑफ, तो मतलब या तो वो ओरिजिन से दूर जा रहा है या ओरिजिन के पास जा रहा है तो ओ डबल एफ आ जाता है। सेपरेशन आ गया, डिस्कनेक्शन आ गया, या फिर रिमूवल आ जाता है इसमें। ओवर और अबव मैंने अभी आपको बताया है, ओवर होता है जब आपका कोई फिजिकल कॉन्टैक्ट होता है उस चीज के साथ। द पेशेंट टुक द ब्लैंकेट ओवर हिम, अपनी बॉडी के साथ कॉन्टैक्ट आ गया। अबव आ गया, थोड़ा हाइट पे चला जाता है तो उसे हम अबव बोल देते हैं, हायर पोजीशंस पे आ जाता है आपका। वेरी इंटरेस्टिंग, मेड ऑफ और मेड फ्रॉम। मेड ऑफ और मेड फ्रॉम में एक छोटा सा डिफरेंस आ जाता है, अब इसको ध्यान से सुनना। जब कोई चीज हम ओरिजिनल स्टेट में वापस कन्वर्ट कर सकते हैं उस केस में हम मेड ऑफ लगाते हैं। जैसे एग्जाम्पल है आपके पास, आप बटर इज डैश मिल्क, पेपर is dash grass, house is dash bricks, notebook is dash paper। अब यहां पे देखोगे बटर और मिल्क के आपस में कन्वर्जन वापस पॉसिबल है, नहीं है, परमानेंट चेंज है। परमानेंट चेंज में मेड फ्रॉम लगेगा। पेपर ग्रास, क्या पेपर से दोबारा ग्रास प्रोड्यूस हो सकती है, नहीं हो सकती है, परमानेंट चेंज है, मेड फ्रॉम लगेगा। जिसमें परमानेंट चेंज नहीं है वापस आ सकते हैं। हाउस को तोड़ो ब्रिक्स, ब्रिक्स को वापस जोड़ोगे हाउस बन सकता है, तो क्या आ जाएगा इसमें, मेड फ्रॉम नहीं मेड ऑफ लग जाएगा। नोटबुक से पेपर्स बनती है, पेपर से नोटबुक बनती है, और अगर आप इसको फाड़ दोगे तो वापस पेपर्स ले लोगे, राइट, तो ये क्या आ जाएगा, मेड ऑफ आ जाएगा। तो यहाँ पे जब आपका क्या आ जाएगा, एक मटेरियल है जो वापस सेम में, रिंग इज मेड ऑफ गोल्ड, वेरी नाइस एग्जांपल, रिंग है गोल्ड से बनती है, मेल्ट कर दोगे वापस गोल्ड मिल जाएगा ना आपको, वापस टुकड़ी मिल जाएगी। उस तरह से फ्रॉम क्या आ जाता है, पेपर इज मेड फ्रॉम वुड, वापस पेपर से मैं वुड नहीं बना सकती हूँ तो फ्रॉम आ जाता है। ये चीज़ें आपको याद करनी है, बहुत ईजी और इंटरेस्टिंग कंसेप्ट है। इन और विद का ये वही डिफरेंसेस हैं जो हमने ऊपर पढ़ चुके हैं, अकम्पनिंग में आ जाएगा। अब ये आ जाता है इन, फ्रंट और ओपोजिट। ये बहुत बच्चे कंफ्यूज होते हैं, आई डोंट नो व्हाई इन में और ओपोजिट में कंफ्यूज हो जाते हैं, फ्रंट ऑफ और ओपोजिट में। ये तो आप लोग रीजनिंग और उसमें भी करते आ रहे हो। अब देखो व्हाट इज देयर इज, जैसे सपोज मैं हमेशा एक डायग्राम बताती हूँ। अब यहाँ पे आप बस में बैठे हो, देयर इज अ लैग राइट नाउ, जस्ट वेट। देखो जब आप ओपोजिट होते हो तो मतलब अगर कोई बस में बैठा है, ऐसे बैठा है बस में,
सामने भी बैठेगा ना, तो ये ए आ गया, ये बी आ गया, ये सी आ गया, ठीक है। खुद सोचो इनमें से इन फ्रंट ऑफ कौन है, इनमें से ऑपोजिट कौन है। ये दोनों आपस में क्या आ जाते हैं, ऑपोजिट आ जाते हैं। क्यों? अगर मैं मिरर के आगे खड़ी हो रही हूँ तो मेरा राइट जो होगा वो शायद उसका लेफ्ट हो जाएगा, ऑपोजिट होगा ना। हम आमने सामने हैं, मेरा राइट हैंड आपका शायद राइट हैंड उस साइड पे हो गया, राइट। तो हम ऑपोजिट हैं आपस में। इन फ्रंट ऑफ वो होता है जो मेरे साथ मेरी ही डायरेक्शन में खड़ा है। क्यों? ये दोनों आपस में क्या है, इन फ्रंट ऑफ है। वाई इन फ्रंट ऑफ? क्योंकि मेरा राइट और मेरे बैक वाले का राइट सेम जाएगा, लेफ्ट हमारा सेम जाएगा। हम राइट हैंड उठाएंगे तो सेम उठाएंगे, लेफ्ट आएंगे तो सेम उठाएंगे। तो ये दोनों क्या आ गए, इन फ्रंट ऑफ आ गए। बी और सी इन फ्रंट ऑफ आ गए। ए और सी, ए और बी ये आपस में क्या आ गए, ऑपोजिट आ जाते हैं आपके। सो दैट वाज वेरी इजी। मैं आपको बोलूँगी, मैंने आपको मेन बताए हैं अभी जो आपको करने ही करने हैं। और यहाँ पे आई रीच एट स्कूल की एक बड़ी डॉक्यूमेंट आप डाउनलोड भी करना। जैसे आई एम वेटिंग सिंस 2 आवर्स, अभी बताया मैंने 2 आवर्स है, तो क्या आ जाएगा आपका, आई हैव बीन वेटिंग फॉर 2 आवर्स। सिंस और फॉर का डिफरेंस आता है। ही लिव्स एट इंडिया, नहीं भाई, ही लिव्स इन इंडिया। स्विच ऑफ द फैन, नहीं, स्विच ऑफ द फैन। ओरिजिन वाले के साथ OFF लगता है। ही इज गुड इन इंग्लिश आर्ट। अब यहाँ पे इन और आर्ट ये मैंने आपके लिए जान के रखा है। आपको पता है जब आप किसी म्यूजिकल इंस्ट्रूमेंट या उसमें करते हो तो आर्ट लगाते हो, कोई सब्जेक्ट में आप इन लगा सकते हो, विच इज प्रॉब्ली वेरी राइट ऑल्सो। वो है, यहाँ पे डिफरेंसेस भी आपको मिल रहे हैं। एंड द लास्ट थिंग बिफोर आई कंक्लूड टुडेज क्लास, प्रेपोजिशंस एक पार्ट है। पेपर में ये प्रेपोजिशंस भी पूछे जाते थे 2017-20 में, फ्रेजल वर्ब्स के साथ आ रहे हैं। फ्रेजल वर्ब्स क्या होते हैं, जो कि आई विल टेक इन द नेक्स्ट क्लास, एंड यू कैन जस्ट टेल मी व्हाट आर द मेन टॉपिक्स व्हिच आई शुड कवर इन द नेक्स्ट क्लास, ताकि आपको डिटेल एक्सप्लेनेशन मिल सके। फ्रेजल वर्ब्स क्या होते हैं, देखो मैंने आपको प्रेपोजिशंस तो बताई हैं, क्या हो गई है ना, कितनी सारी बता दी अभी। जब मैं किसी प्रेपोजिशन को किसी वर्ब के साथ कंबाइन करती हूँ, मैंने एग्जांपल दिया था किक ऑफ, ये प्रेपोजिशन है मेरे पास, किक वर्ब आ गया मेरा, इसका मतलब क्या है, टू स्टार्ट। जैसे एग्जांपल है लुक इनटू, लुक आफ्टर, इजी से स्टार्ट करते हैं हम लोग। लुक मतलब वर्ब आ गया, इनटू क्या हो गया, प्रेपोजिशन, आफ्टर क्या हो गया, प्रेपोजिशन। तो ये जो प्रेपोजिशंस आ जाती हैं ये क्या आएगा, ये कॉम्बिनेशन बनाते हैं फ्रेजल वर्ब्स। ये पेपर में बहुत पूछे जाते हैं आपसे, हम ये करेंगे नेक्स्ट क्लास में। इनटू और लुक आफ्टर, जैसे लुक इनटू मतलब इन्वेस्टिगेट करना, लुक आफ्टर मतलब देख रेख करना। मैम आपने इनटू तो पढ़ाया नहीं, इनटू इतना नहीं पूछा जाता है, बट जस्ट टू मेक यू गाइस क्लियर, जो डॉक्यूमेंट्स है उसमें मैंने एक एक करके सारे एक्सप्लेन किया, डाउनलोड कर लेना, उसमें ये ब्रीफ वाले भी मिल जाएंगे आपको। मैंने आपको वो बताए हैं जो बहुत, जैसे विद और बाय बहुत इंपॉर्टेंट है, इन एट ऑन बहुत इंपॉर्टेंट है, बिसाइड्स बहुत इंपॉर्टेंट है, सिंस फॉर बहुत इंपॉर्टेंट है। तो जो क्वेश्चन जो बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है वो मैंने आपको रिपीटेडली बताया है। आई होप आपको समझ आया होगा, यू गॉट अ गुड क्लैरिटी अबाउट प्रेपोजिशन। स्टिल अ डाउट, जस्ट लेट मी नो इन द कमेंट सेक्शन, आई विल हेल्प यू विद दैट। और लास्ट इनटू बिफोर आई लीव, सो इनटू होता है जैसे ही जम्प्ड इनटू द पूल, जंपिंग आ गया ना, कोई मोशन वाली चीज आ गई, इनटू आ जाएगा। ही इज इन द रूम, तो इन आ जाएगा स्टैटिक वर्ब्स के लिए। जब आप वर्ब्स पढ़ोगे डायनेमिक और स्टैटिक में पढ़ते हैं तो डायनेमिक वर्ब्स के साथ इनटू लगता है, मोशन वालों के साथ अदरवाइज इन लगता है। इट्स अ वेरी प्रोफिशिएंट वन, इतना डेप्थ में नहीं आता है आपको, दैट इज व्हाई आई डिडंट गो फॉर द डेप्थ। यू हैव टू डू स्मार्ट वर्क, जो जो चीज़ें पूछी जाती हैं वो पढ़नी है। इसके बाद फ्रेजल वर्ब जरूर अच्छे से करना है, फ्रेजल वर्ब्स आर वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। एंड येस, ज्वाइन द फ्री व्हाट्सएप ग्रुप एंड जस्ट गिव योर बेस्ट गाइस, इट्स वेरी इजी टू स्कोर। थोड़ा ये होता है कि आप बहुत ज़्यादा टेक्निकल पे फोकस करोगे, टेक्निकल में थोड़े मार्क्स देना डिफिकल्ट हो जाएगा, बहुत लंबे सब्जेक्ट्स पढ़ने पड़ेंगे। यहाँ पे कुछ कंसेप्ट्स जाओ, हार्डली यू विल कैन गो इट इन 20-30 लेक्चर्स, 20 लेक्चर्स आई से, और आपका बहुत ईजिली इंग्लिश का सिलेबस हो सकता है। रेस्ट इज ऑल अबाउट योर प्रैक्टिस। So all the best, have a good day, and I hope you like the lecture. In case of any doubts, you can just drop up in the comment section so that even I can know कि मुझे क्या आपके लिए न्यू टॉपिक लाना चाहिए। So all the best, take care, bye bye.